मैम 16 थे फिजिक्स की क्लास में। हाँ बेटा, इतने तो यहाँ भी हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर तो सेम ही है। चलो बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। बेटा मैंने आपको दो टाइप की क्लासिफिकेशन जो है वो आपको कंप्लीट मैंने रिवाइज करवा दी है। फर्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, और सेकंड हमारी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो अब हम कर रहे हैं बेटा थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन। बड़ी आसान आसान बातें हैं। मेन तो इसमें ये है कि आप लोग एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे, आपको हर एक टाइप के कोलाइड का ना एग्जाम्पल आना चाहिए। बेटा डेफिनेशन तुम्हें लिखनी थोड़ी ना है, जस्ट आपको तो बस एक बार पढ़ना है। मेन फोकस आपका होना चाहिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे, ये आप लोग ध्यान रखिए। एग्जाम्पल में मात नहीं खाओ बस आप लोग। तो भाई पार्टिकल का साइज कितना है, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स है उनका साइज, तो हमने उसके बेस पे कोलाइड को तीन टाइप में डिवाइड किया है। वो है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखिए बेटा मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। मल्टी मीन्स है मैनी, मतलब जो बहुत सारे मोलिक्यूल से बना हो। भाई मल्टी मोलिकुलर कोलाइड क्या होगा, जो बहुत सारे मोलिक्यूल से बना है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। भाई मल्टी मीन्स होता है मैनी, तो आपके बहुत सारे स्मॉल साइज के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो आपस में इकट्ठा होके बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, लेकिन उन बड़े पार्टिकल्स की रेंज भी कोलाइडल सॉल्यूशन की ही होती है। मतलब उनका भी साइज लाई करेगा बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो बेटा बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़ के बड़े पार्टिकल्स बनाएंगे, लेकिन वो बड़े पार्टिकल्स भी होंगे कोलाइड की रेंज के। अब एग्जांपल्स आप याद करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, बेटा सोल लिखो, सॉल्यूशन मतलब वही होता है। गोल्ड है, गोल्ड एक मेटल है, तो मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। S8 मतलब सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन, फॉस्फोरस का कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सभी बेटा आपके एग्जांपल्स है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड के। ओके, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वान डेर वाल फोर्स, और ये सारे कोलाइड आपस में किस फोर्स से जुड़े होते हैं, बाय द वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है वान डेर वाल फोर्स क्या होता है, इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स। इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स, एक वीक बेटा वान डेर वाल फोर्स होता है। सेकेंड टाइप है आपकी मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। आपको मैक्रो का मीनिंग समझ में आ रहा है, मैक्रो मीन्स होता है आपका, ये कह सकते हो आप थोड़ा बड़ा। मल्टी मीन्स मैनी था, छोटे पार्टिकल थे, मैक्रो मीन्स क्या है, बड़ा है। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं विच हैव लार्ज मोलिकुलर मास, द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच हैव लार्ज मोलिकुलर मास, इन सबको हम डिजोल्व कर देते हैं एक सुटेबल लिक्विड में। ठीक है, हमने बेटा बड़े बड़े साइज के मोलिक्यूल्स लिए जिनका मोलिकुलर मास भी ज्यादा होता है, और हमने उन्हें एक लिक्विड में डिजोल्व कर दिए। लिक्विड में डिजोल्व करने के बाद जो आपका पार्टिकल का साइज आया वो कोलाइडल रेंज का था। बेटा दोनों में उल्टा है। मल्टी मोलिकुलर में क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बड़े पार्टिकल्स बना रहे थे कोलाइड के साइज के। लेकिन मैक्रोमोलिकुलर में क्या है, जो बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर मास काफी हाई होता है, वो मोलिक्यूल्स आपस में डिजोल्व होके सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन उनका भी जो पार्टिकल का साइज है वो सेम रहता है, कोलाइडल रेंज का। ठीक है, तो वहां छोटे जुड़ के बड़े पार्टिकल बने, यहाँ बड़ा टूट के छोटे पार्टिकल बने, बट कंडीशन है साइज इनका कोलाइडल में ही रहता है। यहाँ आगे लिखा हुआ है ना, दे फॉर्म सुटेबल, एक सुटेबल लिक्विड में डिजोल्व होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें डिस्पर्स पार्टिकल जो है उनका कोलाइडल रेंज का ही साइज होता है। ओके, अब बेटा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो पहला एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च बेटा आपको पता होना चाहिए, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज हुआ, स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ऑल ऑफ दीज आर कार्बोहाइड्रेट।
और ये कार्बोहाइड्रेट की किस टाइप में आते हैं? दे आर द पॉलीसैकेराइड्स। आगे है सेलुलोज। तो बेटा सेलुलोज तो आपका हो ही चुका है पहले ही, सेलुलोज मैंने करवा दिया ना आपको, ये पॉलीसैकेराइड ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आप देखिए प्रोटीन्स, सारे प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स आर द अमीनो एसिड्स, ठीक है, या पोली अमीनो एसिड्स। तो पॉलीमर, जहां भी आपको पॉली वर्ड मिलेगा, स्टार्च है, सेलुलोज है, पॉलीसैकेराइड्स है, प्रोटीन्स आर पोली अमीनो एसिड्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? यू नो दैट एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। Enzymes are biological catalyst which enhance the, which increase the biological reaction, rate of biological reaction. ये बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स। जिलेटिन हुआ बेटा, पॉलीइथीन है, सिंथेटिक रबड़ है, मतलब जितने भी आपके पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वो सब आपके एग्जांपल्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड के। इसके बाद आप देखिए थर्ड टाइप, बेटा जहां भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। थर्ड टाइप है एसोसिएटेड कोलाइड की, इन्हें ही बोलते हैं माइसील्स। यहाँ से क्वेश्चन यही आता है माइसील्स क्या होते हैं। तो बेटा आप बात को ध्यान से समझे, मैंने आपको चैप्टर में करवाया, चैप्टर 4 में करवाई थी सोप की फॉर्मेशन सैपोनिफिकेशन। वहां मैंने आपको 2-3 सोप के फॉर्मूला भी याद करवाए थे, उनमें से एक आपका पेपर में इस बार आया भी था, जैसे कि सोडियम स्टीरेट है C17H35COO Na। तो ये कैसे टूटता है? C17H35COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो ये आयंस में टूट रहा है, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो आयंस में अगर ये टूट रहा है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट है, इट मीन्स ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये कह रहा है ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस which dissolved in a medium at low concentration, the substance which dissolved in a medium at low concentration behave as a normal and strong electrolyte। भाई कोई भी सब्सटेंस है, आपने उसे किसी भी मीडियम में डिजोल्व किया, लो कंसेंट्रेशन में डिजोल्व किया, तो वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जब आपने उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दी, बट एट हाई कंसेंट्रेशन, तो उसने एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना बंद कर दिया और उसके पार्टिकल ने आपस में जुड़ना शुरू कर दिया। जैसे कंसेंट्रेशन उनकी बढ़ेगी, बट एट हाई कंसेंट्रेशन दे एग्जिबिट कोलाइडल स्टेट, ठीक है। उस कोलाइडल स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड। दैट कोलाइडल स्टेट इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड। ओके, इसके बाद है बेटा आपका आगे माइसील्स क्या होते हैं। तो आपको पता है माइसील्स आर एसोसिएटेड कोलाइड्स, दीज आर द क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। आपको ध्यान होगा हमने अभी तो इसका स्ट्रक्चर किया था चैप्टर 4 में, ध्यान है ना आप लोगों को? चैप्टर 4 में हमने किया था माइसील का स्ट्रक्चर, बताया था ना बेटा कि सोप के मॉलिक्यूल में टेल पार्ट होता है जो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, और एक हेड पार्ट होता है। जहां हमने डिस्कस किया था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वहां बताया था कि डाइट मॉलिक्यूल के चारों तरफ कैसे कैप्चर हो जाते हैं टेल के पार्ट, ठीक है, और माइसील की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो वो सब वही सेम बात यहाँ पे है। तो माइसील्स आर द एसोसिएटेड कोलाइड्स, इन्हीं को हम बोलते हैं क्लस्टर्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एक टर्म है सीएमसी। सीएमसी क्या होता है? तो आपको पता है सीएमसी की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन। ओके, और इसकी डेफिनेशन क्या है? तो हमने ये पहले भी डिस्कस की थी, एक ऐसी कंसंट्रेशन जहां पे सोप की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं सीएमसी। ओके, तो व्हाट इज सीएमसी? इट इज ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, इट इज ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ माइसील टेक्स प्लेस। अब सोप की सीएमसी कितनी होती है? 10 raised to power -4 to 10 raised to power -3 मोल पर लीटर। ये आपको याद करना है सोप की सीएमसी कितनी होती है। फिर आपकी एक टर्म और है, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको लिखते हैं टी के से, कि आपका हुआ क्राफ्ट, टी से हो गया टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है बेटा? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर माइसील की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाए। द फॉर्मेशन ऑफ माइसील टेक्स प्लेस ओनली अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्या टर्म है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर? आप लोगों ने कभी इसका नाम सुना है क्रिटिकल टेम्परेचर का? बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर कोई भी मॉलिक्यूल है वो लिक्विफाई होना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ पे सिंपल भी कर सकते हो, जिस टेम्परेचर पे माइसील की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके बाद बेटा, तो ये हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली है पूरी कोलाइडल सॉल्यूशन की।
तीनों टाइप से डिस्कस कर लिया है, मैंने बता दिया है। आपका मेन फोकस होना चाहिए लायोफिलिक और लायोफोबिक को डिफरेंशिएट करते हुए जस्ट पढ़ना है। पढ़ा हुआ है पक्का आपके माइंड में क्लिक करेगा, रटना नहीं है। आप लोगों के एग्जाम में थोड़ी ना आना है ये सब, जस्ट आपको रीड आउट करना है। लेकिन जो सोल जेल इमल्शन के टॉपिक है ना, वहां आपको याद होना चाहिए व्हाट इज डिस्पर्स फेज एंड व्हाट इज डिस्पर्जन मीडियम। और एग्जाम्पल्स पे आप बिल्कुल फोकस करें, एग्जाम्पल कोई भी आप स्किप ना करें, उस पर आपको जरूर ध्यान रखना होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट हुई कोलाइडल सॉल्यूशन की। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हाउ कैन वी प्रिपेयर ए कोलाइड, अब हमें ये डिस्कस करना है। तो हेयर टॉपिक इज पेप्टाइजेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट है, कोई भी बेटा प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो हमें प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, हमें बेटा पीपीटी को कन्वर्ट करना है कोलाइडल सॉल्यूशन में। क्या डाल के? इलेक्ट्रोलाइट डाल के। क्या डाल के? इलेक्ट्रोलाइट डाल के। तो डेफिनेशन इसकी हुई कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारे पास कोई भी प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, हमें उन्हें कन्वर्ट करना है कोलाइडल सॉल्यूशन में। क्या ऐड करवा के? इलेक्ट्रोलाइट। बट मैंने यहाँ एक टर्म ऐड की है, सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इस सुटेबल का मीनिंग क्या है वो आप देखिए बेटा। कोमल पढ़ाई पे फोकस करें अपनी। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सुटेबल का मीनिंग क्या है वो आप देखिए बेटा। इस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से समझे। हमने यहाँ पर प्रेसिपिटेट लिए आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड के। यहाँ आयरन +3 की स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है Fe+2 में होता है फेरस, बेटा सॉरी ये फेरिक है, और +3 में क्या होता है? फेरिक, ठीक है। तो ये FeOH की होल थ्राइस है, ये आपके प्रेसिपिटेट है। अब हमने इन पीपीटी में डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला? FeCl3, FeCl3 डाला। अब सुटेबल वर्ड का मतलब ये था कि आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालें जिसका या तो कैटायन का पार्ट या एनायन का पार्ट, इन दो में से एक पार्ट कॉमन हो इस पीपीटी के लिए। आप लोग बात को समझ रहे हैं? आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें या तो कैटायन का पार्ट या एनायन का पार्ट, इन दो में से कोई भी एक पार्ट कॉमन होगा प्रेसिपिटेट के लिए। तो आप देख पा रहे हैं पीपीटी में है FeOH की होल थ्राइस, और यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या है? Fe+3 आयन है ना। तो अब क्या होगा, जितना भी आपका Fe3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, जितना भी Fe3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रोलाइट में, वो सारे का सारा, ये देखिए क्या मतलब है इसका, ये FeOH की होल थ्राइस है, ये इसका सरफेस है बेटा। ये लाइन किसको शो कर रही है? सरफेस को। तो जितने भी आपके Fe3 पॉजिटिव आयन है, ये आयन कहाँ से आए? इलेक्ट्रोलाइट से आए। तो जितने भी आपके Fe3 पॉजिटिव आयन है, ये सारे इसके सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो जाएंगे। ये सारे बेटा इसके सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएंगे। बेटा एडजॉर्ब होने का मतलब क्या है कि जो ये Fe+3 के आपके आयंस है ना, ये सरफेस पर आके वीक वांडरवाल फोर्स से जुड़ जाएंगे, उसे ही बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ओके, तो क्या हुआ, जो ये पीपीटी था इसके सरफेस पर पॉजिटिव आयन आके एडजॉर्ब हो गए, तो अब ये कोलाइड बन गया, क्योंकि सभी कोलाइड चार्ज होते हैं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये आपके बेटा पॉजिटिव चार्ज के कोलाइड यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपका बना पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। तो इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखो मैंने दोबारा से इसको यहाँ समझाया। हमने FeOH की होल थ्राइस लिया, प्लस में Fe3 पॉजिटिव आयन लिया, ये आयन इलेक्ट्रोलाइट में से आया है। तो इससे हमारा क्या बन गया, जो ये हमारा FeOH की होल थ्राइस है, इसके सरफेस पे Fe+3 आयन आके जुड़ गए, मतलब एडजॉर्प्शन यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज आयन का ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन की। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने ये सब डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे हम करते हैं बेटा
यहां तक का सारा हमारा हो चुका है। ओके बेटा, अब यहाँ पे आगे आप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अभी हमने किया प्रिपरेशन कैसे होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं किससे, पेप्टाइजेशन से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी प्योरीफाई ए कोलाइडल सॉल्यूशन। सो आवर टॉपिक इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला बेटा आपका मेथड है कोलाइड सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने का, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इलेक्ट्रोडायलाइसिस, अब इसमें क्या है वो आप ध्यान से देखिए। यहां पर बेटा हमने क्या किया, देखिए एक ऐसा टैंक लिया और हमने इस टैंक में भर दिया डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। साथ में हमने यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, या हमने ये मान लो एक बैग लिया है, और ये बैग जिस मेम्ब्रेन का बना है उसका नाम है सेलोफेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सेलोफेन और पार्चमेंट मेम्ब्रेन है। मतलब बेटा जिस कपड़े का, जिस तरह की मेम्ब्रेन का ये बना है उसका नाम है सेलोफेन या पार्चमेंट। अब इस मेम्ब्रेन में खास क्या है वो आप सुने, कोलाइड है। कोलाइड में इम्प्योरिटी किसकी होती है बेटा, जो कोलाइड में इम्प्योरिटी होती है ना उसका नाम हम बोलते हैं क्रिस्टेलोइड। कोलाइड में इम्प्योरिटी के नाम को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टेलोइड बोलते हैं। ये आप ध्यान रखें। कोलाइड बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, और जो उसमें इम्प्योरिटी होती है क्रिस्टेलोइड, वो छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। कोलाइड बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और जो उसमें इम्प्योरिटी होती है क्रिस्टेलोइड की, वो छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं। तो भाई जो इस बैग की मेम्ब्रेन है ना, मतलब जो इस मेम्ब्रेन के पोर्स है, उन पोर्स को इस तरह से सेट किया गया है कि इनमें से छोटे पार्टिकल किसके, क्रिस्टेलोइड के तो बाहर आ जाए, लेकिन जो प्योर कोलाइड है वो बैग के अंदर ही रह जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी आपको। अब देखिए हमने क्या किया, ये टैंक है, यहां से फ्रेश वाटर इस टैंक में आ रहा है, ये इनलेट हो गया, और ये इसका आउटलेट है। अब इनलेट में तो फ्रेश वाटर आ रहा है, लेकिन आउटलेट में आप देखो इम्प्योर वाटर जा रहा है। साथ में क्या निकल रही है, इम्प्योरिटीज किसकी, क्रिस्टेलोइड्स की। इम्प्योरिटी किसकी जा रही है बेटा, क्रिस्टेलोइड्स की जा रही है। ठीक है, समझ गए इतना। आगे अब देखिए, इस बैग में हम क्या भरने लग रहे हैं, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब कि बैग में हम कोलाइड भी जा रहे हैं, साथ में इम्प्योरिटी भी जा रही है किसकी, क्रिस्टेलोइड की। तो हमारा पर्पज है इसको अलग करना है और इसको अलग करना है। तो आप देखिए बेटा, मैंने बैग में दो तरह के आपके पार्टिकल दिखाए हैं। एक ये ब्लैक वाले बड़े पार्टिकल दिखा रखे हैं। ये ब्लैक वाले बड़े पार्टिकल मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैंने लिख रखा है नीचे कोलाइडल सॉल्यूशन। ये ब्लैक वाले बड़े पार्टिकल क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, लार्ज साइज के होते हैं। और जो मैंने छोटे वाले दिखाए हैं रेड कलर के पार्टिकल्स, दीज आर स्मॉल साइज पार्टिकल्स, और इनको मैंने यहाँ पे बोला है क्रिस्टेलोइड्स, मतलब ये यहाँ पे इम्प्योरिटीज है। अब होगा क्या, देखिए आपने ऐसे बैग लिया और आपने उस बैग को ऐसे पानी में लटका दिया, ठीक है। अब तुमने बैग यू सस्पेंड कर दिया वाटर के अंदर। अब जैसे ही बैग यू बाहर निकालोगे तो बैग में से पानी बाहर आएगा, पानी के साथ साथ बैग में से इम्प्योरिटीज भी बाहर आएगी। आपने बैग को ऐसे हैंग कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है वाटर के अंदर, तो बेटा प्रेशर के साथ क्या होगा, आप देखो मैंने एरो दिखा रखी है। तो जो ये रेड साइज के पार्टिकल्स हैं वो इस एरो में से बाहर आ रहे हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन के बाहर कौन आ रहे हैं,
इम्प्योरिटी आ रही है किसकी, क्रिस्टलोइड की। और जो ये आपके ब्लैक वाले पार्टिकल है ये बड़े साइज के हैं, तो मेम्ब्रेन का साइज इतना है ही नहीं पोर्स का कि ये बाहर निकल पाए, तो बस इम्प्योरिटी बाहर आएगी और जो प्योर कोलाइड है वो आपका अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस वाटर आपका रनिंग होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। अगर बेटा स्टैंडिंग वाटर हुआ तो क्या होगा, अब जो ही रेड कलर के पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं ये वापस अंदर भी जा सकते हैं, तो हमारा मेन पर्पज ये है कि इन्हें अंदर जाने नहीं देना। तो कंटिन्यू आपका वाटर रनिंग मोड में होना चाहिए, ताकि जैसे इम्प्योरिटी बाहर आए वो भी वाटर सारी निकलती चली जाए। समझ में आ गया। जो ह्यूमन किडनी होती है, ठीक है, जब बेटा नेचुरल किडनी है वो काम करना बंद कर देती है तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा किडनी उसकी खराब हो गई है, उसे डायलिसिस पे रखा गया है। तो जो ह्यूमन किडनी अब किस पे काम करती है, डायलिसिस के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। तो ये आपका प्रिंसिपल हुआ डायलिसिस का। अब ये बड़ा स्लो प्रोसेस हो गया, तो अगर आपको बल्क में प्योरीफाई करना है कोलाइड को, तो बल्क में कैसे प्योरीफाई करेंगे, तो हमने इसकी स्पीड को बढ़ाना है। तो हमने यहाँ पे 2 प्लेट्स लगा दी और उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ताकि रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाए, जल्दी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो। और अब इस टर्म का नाम क्या बन गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए बस आगे यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज किसकी है, क्रिस्टलोइड की है। ठीक है, क्रिस्टलोइड की इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना कोलाइडल पार्टिकल्स में से विद द हेल्प ऑफ सेलोफेन और पार्चमेंट मेम्ब्रेन, with the help of cellophane or parchment membrane under the influence of electric field, it is called electrodialysis। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और जो आर्टिफिशियल किडनी होती है that also works on the basis of electrodialysis। ओके, चलिए अब इसके बाद सेकंड पेज पे आते हैं। our second topic of purification of colloidal solution is ultrafiltration। अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन? तो बेटा मैंने कल आपको पढ़ाया था जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो सिंपल फिल्टर पेपर से लैब में हम फिल्टर नहीं कर सकते। इनको फिल्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्ट्रा फिल्टर पेपर चाहिए। नाउ हाउ कैन वी मेड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, लैब में तो ये आते नहीं है, तो हम इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे, साथ में इस प्रोसेस में है क्या वो हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? So you can say that ultrafiltration, the removal of impurities of crystalloids, the removal of impurities of a crystalloid from the colloidal solution। बेटा colloidal solution में से crystalloid की impurities का removal करना, किसकी help से, with the help of ultrafilter paper, इसी को हम कहते हैं ultrafiltration। अब यहाँ पर है how can we make ultrafilter paper। अब ये लैब में हम बनाएंगे कैसे, लैब में आता तो ये है नहीं, तो हाउ कैन वी मेड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो यहाँ पर आपको ये देखना है जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, भाई जो लैब में फिल्टर पेपर आता है आपको वो ही लेना है, और आप उस नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप करेंगे कोलाइडियन सॉल्यूशन में। अब बेटा अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है ना, तो सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर कोलाइडियन सॉल्यूशन। बेटा अलीशा बुक में ध्यान क्या करो हमेशा, तो कोलाइडियन सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको याद करना है। ये कोलाइडल नहीं है, इसकी स्पेलिंग आप चेक करें, इट इज कोलाइडियन सॉल्यूशन। इट इज द 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। इट इज द 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन किसमें है बेटा, अल्कोहल एंड ईथर में। इट इज द 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, समझ गए बात को। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको उसे डिप करना है फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में। किसमें डिप करना है, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में। बेटा क्या बात है, अभी नाम निकालो का कौन कर रहा है ये, चलिए अब नहीं होगा। देखिए वैसे यहाँ पे आ जाता है, ये भी आता है, इवन नेम भी किस बच्चे ने किया है, तो इसको मत छेड़ा करो। तो अब देखिए आगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है ना उसको हमने डिप किया कोलाइडियन सॉल्यूशन में। व्हाट इज कोलाइडियन सॉल्यूशन, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज
इन अल्कोहल एंड ईथर। अब इसमें डिप करने से क्या होगा, जो आपके पेपर के पोर्स का साइज है ना वो छोटा हो जाता है। पर्पज क्या है कोलाइडियन सॉल्यूशन में डिप करने का? पर्पज है बेटा, जो लैब का फिल्टर पेपर है उसके पोर्स का साइज बड़ा होता है। जब उसमें से आप फिल्टर करने की कोशिश करते हो ना, तो कोलाइड और क्रिस्टलोइड दोनों ही नीचे आ जाते हैं, तो फिल्टर तो वो हुआ ही नहीं। तो हमें करना क्या है, उस फिल्टर पेपर के पोर्स के साइज को छोटा करना है। तो वो रिड्यूस कैसे होगा, कोलाइडियन सॉल्यूशन में डिप करने से रिड्यूस होगा। अब वो रिड्यूस तो हो गया साइज, लेकिन पेपर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, तो पेपर को दोबारा हमने हार्ड करना है। तो देन हम पेपर को डिप करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में। फॉर्मेल्डिहाइड किसको बोलते हैं पता है ना, मिथेनल को। मिथेनल क्या होता है, HCHO। ओके, तो इसको डिप हम करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में, तो उससे पोर्स का साइज रिड्यूस हो जाता है और फिर हमारा बनके तैयार हो जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब अगर इससे हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमारा प्योरली यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन है वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे दो मेथड है फिल्ट्रेशन के। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। हाँ बेटा, ये जो टॉपिक आया ना प्रॉपर्टीज का, इसका आपने कुछ पार्ट पढ़ा होगा 9th क्लास में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडाल इफेक्ट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये दो आपने जरूर पढ़ी होंगी 9th क्लास में, तो उन्हीं को हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमें यहाँ पढ़ना है ब्राउनियन मूवमेंट। अलीशा को पढ़ने दोगे बेटा? सो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है देखिए बेटा, अपनी वीडियो बंद कर लो, ये नहीं पढ़ने दे रहा तो। ब्राउनियन मूवमेंट होता है कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। आपने ना कभी पोलन ग्रेन्स देखे होंगे, जब हम पोलन ग्रेन्स को वाटर में डालते हैं, पता है ना पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जो बेटा एंथर स्टिग्मा के ऊपर वाले पार्ट में होते हैं, फ्लावर बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं ना। अगर आप उन पोलन ग्रेन को पानी में डालते हो तो क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं यहाँ से वहां जिगजैग मूवमेंट में। उसी मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। अब बेटा आगे, जितना आपका पार्टिकल छोटे साइज का होगा तो उतनी उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, सबको पता है ये बात। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, अगर बेटा पार्टिकल्स हैवी होंगे तो उसका मूवमेंट कम होगा, लेकिन अगर पार्टिकल छोटे साइज के हैं, लाइट है, हल्के हैं, तो उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है, स्मॉलर द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड लेसर द विस्कोसिटी। अब बेटा एक तो आप कोलाइड के पार्टिकल को डालते हो वाटर में, एक आप डालते हो हनी में, तो ज्यादा मूवमेंट वो कहाँ शो कर पाएंगे, वाटर के केस में, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। और हनी के केस में क्या होगा, मूवमेंट कम होगा पार्टिकल्स का, क्यों, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो जितना आपके कोलाइडल पार्टिकल छोटे साइज के होंगे और जितनी विस्कोसिटी कम होगी डिस्पर्जन मीडियम की, उतना ही फास्टर मूवमेंट होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है। अब यहाँ पे दे रखा है कोज क्या है, ये होता क्यों है कोलाइडल ब्राउनियन मूवमेंट, तो ड्यू टू काइनेटिक मोशन। ड्यू टू काइनेटिक मोशन, जब बेटा कोलाइड के पार्टिकल बार बार कंटिन्यूअसली मूव करते हैं ना, तो वो आपस में टकराते भी हैं, वो आपस में टकराते भी हैं। टकराने से क्या होता है, उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। और अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा, इट मींस वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। तो इसमें यही है, ड्यू टू काइनेटिक मोशन स्ट्राइक अगेंस्ट द कोलाइडल पार्टिकल्स। अब बेटा लास्ट हम ये और डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, टिंडाल इफेक्ट। ये आपने पढ़ रखा है बेटा। मान लो कोई डार्क रूम है, बहुत दिनों से एक रूम बंद था, उसमें बहुत सारी डस्ट वगैरह भी हो रही है, आप जाके उस रूम को खोलते हैं और आपने उसकी एक विंडो ओपन कर दी, ठीक है, विंडो से अंदर सनलाइट आ रही है। तो अगर आप लोग दूर से खड़े होकर देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है कि सनलाइट विंडो से अंदर आ रही है और साथ में वहां बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, दिखता है ना आपको ऐसा। और वो डस्ट के पार्टिकल कंटिन्यूअसली यहाँ से वहां मूव करते रहते हैं, आपको दिखता है हाँ यहाँ मूवमेंट हो रहा है डस्ट के पार्टिकल्स का। तो वो ही मूवमेंट, और साथ में क्या होता है भाई, एक खिड़की में से लाइट आ रही है, बस वहां डस्ट के पार्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन उन डस्ट के पार्टिकल ने क्या किया, उस जो खिड़की में से लाइट आ रही है ना, उसे पूरे रूम में फैला दिया। तो डस्ट के पार्टिकल क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। डस्ट के पार्टिकल क्या है, कोलाइड है। कल पढ़ाया था सॉलिड एरोसोल में आते हैं डस्ट के एग्जाम्पल,
भाई एग्जाम्पल ऑफ डस्ट किसमें था? सॉलिड सोल में था, ठीक है, सॉरी सॉलिड एरोसोल में था। तो डस्ट आपका एक कोलाइड है और डस्ट के पार्टिकल ने क्या किया, सनलाइट को पूरे रूम में फैला दिया, तो वहां पे लाइट की स्कैटरिंग होगी। उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को स्कैटर करवाना बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। और जो ये फिनोमिना है, दिस फिनोमिना confirms the heterogeneous mixture of the colloidal solution। और ये ऑब्जर्व किसने किया था? सिगमोंड। जेड यहाँ पे साइलेंट है बेटा। अब इसके बाद जो आप लोगों ने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था वो डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एक बात आप माइंड में बैठा लें, सभी कोलाइड्स चार्ज होते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑल कोलाइडल सॉल्यूशंस आर चार्ज्ड, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ठीक है। तो उन पे जो चार्ज है वो अराइज कैसे होता है, ये हमें अब डिस्कस करना है। तो ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन टेक्स प्लेस बाय सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। कैसे होता है बेटा? सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस से होता है। ओके, तो अब इसको आप समझे। तो पहला हमने लिया Ki प्लस लिया AgNO3। देखिए मैंने यहाँ दो रिएक्शन देखी है। अब मैं आप लोगों को ये कहूं कि आप लोग इन दोनों में डिफरेंस बताइए, तो बच्चे बड़े ढंग से बता देते हैं ये सब बातें। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस ढूंढना है, ढूंढ के बताओ बेटा क्या डिफरेंस है दोनों में। दिख रहे हैं डिफरेंस? रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है दोनों में, यही तो है Ki प्लस AgNO3, Ki प्लस AgNO3। फिर दोनों में आपको अलग क्या दिख रहा है? दोनों बन भी सेम रहा है, AgI यहाँ बना, AgI यहाँ बना, बस यहाँ फर्क है दोनों में। लक्ष्य बेटा 1 मिनट को भी लेते डाउट लास्ट में। तो दोनों में बन तो AgI रहा है, लेकिन फर्क कितना है, यहाँ तो Ag पॉजिटिव है और यहाँ पे I नेगेटिव है। तो ऐसा क्यों हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव आया और यहाँ पे नेगेटिव आया? बस यही तो डिफरेंस है। अब यहाँ पे इकट्ठा हुआ पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से क्या बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइड बन गया, और यहाँ इकट्ठा हो रहा है नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू विच यहाँ पे ये बन गया नेगेटिव चार्ज कोलाइड। तो हमें ये पढ़ना है ये डिफरेंस क्यों आया। तो आप बात को समझे, इसमें Ki मैंने लिया है डिस्पर्ज फेज, लेकिन यहाँ मैंने Ki लिया है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज फेज हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, डिस्पर्जन मीडियम हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। देखो यहाँ पर AgNO3 मेरा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, तो ये एक्सेस में है, तो Ag और I, AgI तो बन गया। अब बेटा यहाँ देखिए ध्यान से, AgNO3 यहाँ ज्यादा क्वांटिटी में है, मान लो इसका मोल है 1, तो इसका मोल मान लिया 1.5 ही है, इसका मोल 1 है, इसका 1.5 होता है, कितना एक्स्ट्रा बच गया यहाँ 0.5 ना। तो ये चीज हमने ज्यादा ली है, एक्सेस में ली है, तो यहाँ पर AgI तो बन गया, और जो ये आपका Ag पॉजिटिव बचा, क्या बचा बेटा, Ag पॉजिटिव, तो वो आपका सारा Ag पॉजिटिव यहाँ पे कहाँ आके जुड़ गया, AgI के सरफेस पे आके जुड़ गया। बेटा 1 मिनट रुको, फिर डाउट लूंगी मैं सबके। यहाँ पर ज्यादा क्या है, Ki, तो यहाँ पर भी कोलाइड तो AgI बनेगा, लेकिन यहाँ देखो Ki ज्यादा मीन्स Ki पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, तो जितना भी एक्स्ट्रा आपका I नेगेटिव था ना, वो सारा इसके सरफेस पे आके जुड़ गया। अब एक्सेस में जो आयन कॉमन होगा ना वो ही आके जुड़ेगा। यहाँ एक्सेस में AgNO3 था, लेकिन AgI के लिए कॉमन तो क्या था, Ag प्लस ना, तो सरफेस पे Ag प्लस आके जुड़ा। यहाँ एक्सेस में Ki था, लेकिन कॉमन तो क्या है, I नेगेटिव AgI के लिए, तो यहाँ सरफेस पे I नेगेटिव आके जुड़ा। तो कोलाइड पॉजिटिव चार्ज का बनेगा या नेगेटिव चार्ज का बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका डिस्पर्जन मीडियम में एक्सेस में कौन सा आयन है, ठीक है, जो कॉमन भी हो और एक्सेस में भी हो। यहाँ पर AgNO3 एक्सेस में था, कोलाइड AgI बना, तो इसके लिए कॉमन आयन Ag पॉजिटिव हुआ, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव कोलाइड बना। यहाँ पर Ki एक्सेस में था, तो AgI के लिए कॉमन I नेगेटिव हुआ, इसलिए ये माइनस चार्ज का कोलाइड बना। तो कोलाइड पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एडजॉर्प्शन कौन से आयन का हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा MCQ में, व्हाट इज द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो आपको बेटा ये टर्म लिखनी है,
सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, या इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ठीक है, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन या प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों की डाउट बेटा ले लेती हूँ। लक्ष्य पहले आप बोलो बेटा, जल्दी बोलो, टाइम हो जाएगा। मैम हो गया क्लियर, रहने दो। यही बात थी ना। प्रियांशी आप और बताओ बेटा। मैम फर्स्ट टाइम टिंडाल इफेक्ट किस साइंटिस्ट ने नोटिस किया था? बेटा सिगमोंडी ने किया था टिंडाल इफेक्ट। ओके मैम। बेटा एक बार भी टाइम है, इसको दोबारा समझो, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, KI प्लस AgNO। तो जिनको डाउट है ध्यान से देखो, बस आपको ये देखना है एक्सेस में क्या है। यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है AgNO3, यहाँ डिस्पर्जन मीडियम है KI। तो ये पूरा कंज्यूम नहीं होगा, थोड़ा बहुत बचेगा क्योंकि एक्सेस में है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत बचेगा ये क्योंकि ये एक्सेस में है। ठीक है, अब जो आयन एक्सेस में है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के सरफेस पे जाके लग जाएगा, लेकिन जो कॉमन आयन होगा ना वो ही लगेगा। जैसे AgNO3 एक्सेस में था, कोलाइड बन गया AgI। अब AgI के लिए यहाँ कॉमन आयन कौन है? Ag प्लस है ना, तो Ag प्लस AgI के सरफेस पे आके लग गया, उससे पॉजिटिव चार्ज कोलाइड जनरेट हुआ। और यहाँ